Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online session of Superior College Miawali. And as all of you know, we have started chapter 15 ecology, and now we are going to discuss another topic from ecology. So let's start our lecture. अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। बट बिफ़ोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई हैव टू गिव यू ये ओवरव्यू, जो कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आज हमने कौन कौन से पॉइंट कवर करने। बेसिकली तो बेटा हमने इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करना है, जिसमें हमने पहली टाइप ग्रासलैंड इकोसिस्टम को कवर करना है। यहाँ तक आपका जो है ना ये सारा लेक्चर होगा 1 पेज का। अब इसमें सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं इकोसिस्टम। आपको पता है हमने डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस पाकिस्तान में डिस्कस करनी है कि कौन कौन सी चलती हैं, या अगर हम डेली लाइफ में उन चीज़ों को देख भी रहे होते हैं तो उनके क्या स्पेसिफिक नेम्स होंगे या वहाँ पे क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम कहते हैं कि पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है और इसमें टोपोग्राफ़ी बहुत वेरी करती है। टोपोग्राफ़ी कहते हैं कि सरफेस स्ट्रक्चर की जो स्टडी है ना, उसको टोपोग्राफ़ी कहते हैं। यानी जो स्ट्रक्चर है सॉइल का, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो वहाँ का टेम्परेचर है, जो वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वाटर वेपर्स एंड या एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर है, तो ये काफ़ी जो है ना वेरी करता है एरिया टू एरिया। और इसके अलावा क्लाइमेट भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। आपको आइडिया भी है कि हमारे पाकिस्तान में तकरीबन, क्योंकि ये ओरिएंटल रीजन का पार्ट बनता है जियोग्राफिकल रीजन्स में से, तो यहाँ पे आपको 4 सीज़न देखने को मिलते हैं। समर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, काफ़ी हार्श कंडीशन है। विंटर भी सेम ऐसे है लेकिन ड्यूरेशन इसका कम होता है। फिर ऑटम है और स्प्रिंग का सीज़न तो कम ड्यूरेशन का, हार्डली 1-1 महीने का होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक ऐसा रीजन है पाकिस्तान का जिसमें तमाम ही तरह के इकोसिस्टम आपको देखने में मिलते हैं। सो बेसिकली हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं इकोसिस्टम की, लेकिन इसमें से हमने 4 मेन टाइप्स डिस्कस करनी है, जिसको हम ये नाम देंगे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, कॉनिफेरस अल्पाइन बोरियल फॉरेस्ट है और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो ये 4 तरह के इकोसिस्टम जो हैं वो हमने आज डिस्कस करने हैं आज के टॉपिक में। और अब हम अपने लेक्चर का स्टार्टअप करते हैं। तो हम जो पहली टाइप डिस्कस करते हैं ना, दैट इज़ अबाउट ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपको पता है कि ये एक पूरे का पूरा एरिया है जहाँ पर जो है ना इस तरह से ग्रास ग्रो करती है। चरहगा बेसिकली जो है ना वो ग्रासलैंड है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट जो है वो ग्रास का होता है। जैसे अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये भेड़ बकरियाँ मवेशी वगैरह चल रही होती हैं, सरसब्ज़ व शादाब जो है ना ये लैंड्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स हमने जो है ना डिस्कस करनी है। सबसे पहला जो करैक्टरिस्टिक हमारे पास आता है ऑब्वियसली वो रेनफॉल है। किसी भी एरिया में जब भी आप देखते हैं ना उसकी क्लाइमेट, तो वो रेनफॉल के साथ काफ़ी लिंक कर रही होती है। तो आप ये देखेंगे बेटा 2 तरह के ग्रासलैंड होते हैं, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं और एक टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं। ट्रॉपिकल बोलते हैं वो एरियाज़ जो कि बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में आ जाते हैं, और इनका सूरज के साथ जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है कि अगर ये सनलाइट है तो ये इसके साथ डिस्टेंस जो है वो उनका कम होगा। यहाँ पर अमूमन गर्मी ज़्यादा होती है। और टेम्परेट बोलते हैं सराउंडिंग के एरियाज़ को जहाँ पे टेम्परेचर ज़रा मॉडरेट होता है या गुजारे वाला होता है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मानसून क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि आजकल है। यहाँ पर जो वेरिएबल रेनफॉल है हर एरिया का, कुछ एरियाज़ में 200 to 400 मिलीमीटर एनुअल होता है और कुछ एरियाज़ में 600 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल जो है वो चलता है। इसके अलावा जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पे रेनफॉल ज़रा कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो रेनफॉल भी कम होता है वहाँ पे। और एनुअल प्रेसिपिटेशन वहाँ की जो है 150 से 500 मिलीमीटर की रेंज में आती है। और कभी कभी अगर बारिश ना हो तो वो इलाके खुश्क साली या कहत साली का भी जो है ना वो सामना करते हैं, जैसे कि हमारा बलूचिस्तान का एरिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि जो टेम्परेचर होगा इस एरिया का वो किस किस्म का होगा, तो वो हमने 4 हेडिंग्स में डिवाइड किया है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो मतलब टेम्परेचर है, टेम्परेट ग्रासलैंड का टेम्परेचर, वहाँ की फ्लोरा और फाना, तो ये 4 हमारे पास यहाँ पर सब हेडिंग्स बनती हैं टेम्परेचर में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जैसे मैंने आपको बताया है कि ये वो एरिया होगा जो बिल्कुल सेंटर में उस रीजन के आ जाता है, इस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन ये 40 से तो अबव ही रहता है। यानी गर्मियों में ना ये 40 से अबव रहेगा, जैसे वो होता है नॉर्मली। आपको पता है इवन मियाँवाली के एरिया का टेम्परेचर भी 50 और समटाइम 56 57 तक भी जाता है, जैसे इस साल जून में भी गया था।
सो लो टेम्परेचर अगर होगा, रात को टेम्परेचर डाउन हो जाता है, आपको पता है, क्योंकि धूप नहीं होती। और विंटर में, ये तो समर का था, ठीक है, ये टेम्परेचर समर का था, हाई टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे। और विंटर का जो सीज़न है उस दौरान माइल्ड और ड्राई इन्वायरमेंट होती है, खुश्क सर्दी पड़ती है, जैसे आपको पता है फॉग का इन्वायरमेंट आ जाता है। तो टेम्परेचर उस दौरान 20 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम कहते हैं 50 से 68 फ़ारेनहाइट डिग्री पर भी चलता रहता है। इसके अलावा अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्टिंक्ट यानी वाज़िया तौर पर दो तरह के सीज़न नज़र आते हैं। समर का सीज़न है और विंटर का सीज़न है। समर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और विंटर कोल्ड होता है, फ्रीजिंग होता है और काफ़ी ड्राई इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास, जैसे हम फ्लोरा की अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर लेते हैं, फ्लोरा बोलते हैं प्लांट मटेरियल को। तो यहाँ पे कॉमन ग्रास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम ग्रास लैंड इकोसिस्टम के हवाले से पढ़ रहे हैं। तो कॉमन ग्रास में काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जैसे कि मतलब डिफरेंट, इसके अब साइंटिफिक नेम भी हैं और साथ में ना कॉमन नेम भी हैं। तो आपने MCQs के हवाले से भी याद रखना है इनको। जैसे हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है सेंकरस सिलियरिस। सेंकरस सिलियरिस जो है इसको बफल ग्रास भी बोलते हैं, सेंकरस सिलियरिस बफल ग्रास। इसके अलावा थीमेडा एनाथीरा, थीमेडा एनाथीरा जो कि इंडियन रेड ओट ग्रास होती है। इसके अलावा पेनिकम एंटीडोटेल। अब पेनिकम एंटीडोटेल ये एक वेलवेट ग्रास होती है, यानी इसकी अपीयरेंस ऐसी होती है, सॉफ्ट सी और वेलवेट की तरह की होती है। ग्रास मतलब सॉफ्ट होती है, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके। तो पेनिकम एंटीडोटेल जो है ना ये होती है। इसके अलावा फौना में अगर आप देखते हैं बेटा तो आपको हर्बीवोर्स मिलते हैं, जैसे कि डियर्स हो गए, एंटीलॉप्स हो गए, गेज़ल्स हो गए, वाइल्ड गॉट्स हैं, रोडेंट्स हैं, बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं काफ़ी सारी। प्रीडेटर्स में जो हैं फॉक्स और वुल्फ आते हैं। इसके अलावा जैकाल्स हैं, हाइनास और बिग कैट्स वगैरह जो है ना यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी फ्लोरा और फाना, फाना बोलते हैं एनिमल्स को, फ्लोरा बोलते हैं प्लांट्स को। तो ये आपने याद रखने हैं कि यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी बताए गए हैं। मैं अगेन आपके लिए ग्रास के नाम पढ़ देती हूँ। पहला हमारे पास जो नाम था वो था सेंकरस सिलियरिस, सेंकरस सिलियरिस, थीमेडा एनीथेरा, थीमेडा एनाथेरा और एप्ल्यूडा म्यूटिका, पेनिकम एंटीडोटेल। ये मतलब हमारे पास जो है ना ये स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि जो हमारे पास जो है ना प्रोडक्टिविटी है। अब प्रोडक्टिविटी आपको पता है कि हमारा मेजर कंसर्न ही इकोसिस्टम जो भी हो ना उसमें होता है कि वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो नेचर में कितना जो है ना वो फूड का कंटेंट दे रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हमने यही देखनी है प्रोडक्टिविटी, यानी कितने % कंटेंट जो है वो फूड का जो है ना वो इकोसिस्टम को दे रहा है ओवरऑल। तो यहाँ पे भी हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ट्रॉपिकल के हवाले से और टेम्परेट के हवाले से। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं ना इनको सवानास बोलते हैं। सवाना कैसे? ये ऐसा ग्रासलैंड है जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ ग्रास मिलेगी, आपको छोटी छोटी हर्ब्स मिलेंगी, आपको कोई ट्री नज़र नहीं आएगा। तो ये सवाना होते हैं और इनका मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर कम होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वेजिटेशन बहुत मतलब हम समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे गर्मियाँ होती हैं तो वहाँ पर कहत साली ड्राउट आ सकता है या कोई आग वगैरह फायर वगैरह लग सकती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होती है और वेरी भी करती है, लेकिन प्लांट और ग्रास का जो कंटेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा। लेकिन ये बात बेटा याद रखेंगे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, क्योंकि हम सवाना की बात कर रहे हैं, तो ये वो ग्रासलैंड हैं जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ ग्रास तो मिलेगी लेकिन आपको कोई भी डोमिनेंट ट्री नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड की अगर हम बात करते हैं तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये जैसे एरियाज़ हमारे बलूचिस्तान के आते हैं, जैसे ये मियांवाली बखर और मतलब इसके साथ के एरियाज़ बहावलपुर भावलनगर के एरियाज़ आते हैं। तो ये ना थोड़े से ऐसे डेजर्ट वाला टच देते हैं, यानी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, ख़ासकर बलूचिस्तान बहावलनगर और भावलपुर के एरियाज़ में। बखर में भी काफ़ी होती है और फिर मियांवाली आता है, यानी मतलब एक कैटेगराइजेशन है इनकी। फिर उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर। इसके अलावा लिमिटेड वेजिटेशन है। वेजिटेशन इस वजह से लिमिटेड है क्योंकि वाटर और न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है ना वो लिमिटेड है, कि एक ख़ास प्रोपोर्शन में वाटर और न्यूट्रिएंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है कि वेजिटेशन भी आपको कम देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो है ना अगर हम थ्रेट्स और कंजर्वेशन की बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमने इस हवाले से भी बात करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट है डिस्कशन के लिए। ओवर ग्रेजिंग है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पैटर्न्स हैं और इसके अलावा कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखने हैं।
सो ओवर ग्रेजिंग, आपको पता है कि ग्रेजिंग ये होते हैं कि जब एक लिमिट के अंदर ग्रास लैंड से जो है ना वो एनिमल जो होते हैं वो ग्रेजिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम ग्रेजिंग बोलते हैं कि उसका फ़ायदा है कि मतलब पुरानी ग्रास इस्तेमाल हो जाएगी, खा लेंगे वो उसको, और नई ग्रास है ना वो वहाँ पे ग्रो करती है। लेकिन जो ओवर ग्रेजिंग होती है ना, वहाँ से जो डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक ने काम करना होता है, डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक यानी हमारे जो पालतू जानवर होते हैं ये सारी ग्रास को खा जाते हैं। तो इससे दो तरह के नुकसान होते हैं। एक तो सॉइल एरोजन होती है, क्योंकि वहाँ पे ग्रास नहीं है, सॉइल बैरन होने के चांसेस होते हैं कि सॉइल जो है ना वो ऐसे वॉश आउट हो जाती है पानी वगैरह के साथ, या वैसे सख्त हो जाती है, बंजर हो जाती है धूप वगैरह की वजह से, क्योंकि वाटर कंटेंट सारा ख़त्म हो जाता है, मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो ज़मीन सख्त हो जाती है। या फिर उसकी बायोडाइवर्सिटी को लॉस आ जाता है, यानी उसके जो हम कहते हैं ना कि एक वैरायटी या एक फर्टिलिटी है सॉइल की, जो एक ज़रखेज़ी है वो कम हो जाती है। फिर इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें ना, तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए लैंड को साफ़ किया जाता है, वास्ट एरिया फॉरेस्ट क्लियर किया जाता है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन के लिए, यानी जहाँ कॉलोनीज़ वगैरह लोग बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करते हैं कि कोई भी एरिया बना लिया, साथ में कोई लिंक कर लिया, या जैसे आपको पता है कि हर शहर के साथ थोड़ी बहुत आबादी ऐसी होती है जो काउंट उस सिटी के अंदर होती है, लेकिन एग्जैक्टली वो सिटी का पार्ट नहीं होती है, साइड एरियाज़ के अंदर आता है। इसके अलावा इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से दो सबसे बड़े नुकसान होते हैं। एक तो हैबिटाट लॉस, ठीक है, कि हैबिटाट जब नहीं होगी तो एनिमल हो चाहे प्लांट वो कैसे ग्रो करेगा। और दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंटेशन होती है कि छोटे छोटे पैचेस में वो डिवाइड कर जाते हैं, उनको इतनी अवेलेबिलिटी जो नहीं होती, तो जहाँ पर न्यूट्रेंट होगा वहीं पर कुछ एनिमल या प्लांट मौजूद होंगे और बाकी एरियाज़ में नहीं होंगे, तो इससे ये होता है कि उनकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, यानी वो बिखर जाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हम कहते हैं क्लाइमेट चेंजेस। अब जो है ना रेनफॉल चेंज होता रहता है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इस वजह से ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस एरिया में एनिमल प्लांट की वो काफ़ी इफेक्ट होती है। ग्रासलैंड का जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स लेना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट होनी चाहिए, यानी लैंड का ना एक चेक एंड बैलेंस में यूज़ रखें, उसको नेचुरल इन्वायरमेंट या क्लाइमेट के लिए भी मतलब ज़रूर रखें, ये नहीं कि बस इंसान ही इस्तेमाल करते रहें। नंबर 2 कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे जंगली जानवर हैं या पौधे हैं, प्लांट वगैरह हैं, तो उनका ख्याल रखा जाए। आवाम में ख़ासकर अवेयरनेस लाई जाए वाइल्ड लाइफ के हवाले से, ग्रास लैंड के हवाले से, ताकि लोग भी, जो हमारे मासेस हैं, जो हमारी आवाम है ना, वो उसमें अपने एक रोल प्ले करे। क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, एक गवर्नमेंट की एक NGO जिसके 10-15 लोग सिर्फ इस हिस्से में होते हैं, पूरी मुल्क में वो कैसे संभाल सकते हैं। ऑब्वियसली कि अवेयरनेस होगी तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मेंटेन हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप सब बच्चों को यहाँ बता दूँ कि बेटा ये हमारे जो टॉपिक्स हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोरल रीफ हो गया, और इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे ये इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, तो यहाँ पर ये 4 टॉपिक हमने पढ़ने हैं। जैसे आज का ग्रासलैंड था, तो डेजर्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और फिर उसके बाद टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो बेटा ये 5 टॉपिक है टोटल जो नए आए हैं, यानी पिछले साल जब बुक रिन्यू हुई थी तो तब आपके कोर्स का पार्ट बने थे। तो ये आपको 5 या 6 नंबर के बड़े आराम से आ सकते हैं, आराम से 6 नंबर का ये आ सकता है। ये शॉर्ट में भी इसके मल्टीपल पॉइंट्स बन सकते हैं। और थ्योरी है, इसमें रेंज है, जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर वगैरह हो गया, एनिमल प्लांट्स के नेम्स हैं, तो ये MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो आपने ये माइंड में रखना है कि ये आपका 5 या 6 नंबर का लॉन्ग आ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसे हैं जो नॉर्मली यूजुअली डिफरेंट लेवल्स पर जो है वो एज अ लॉन्ग आते हैं, यानी जिन भी बुक्स के अंदर ये कोर्स कंटेंट में है वो वहाँ पे लॉन्ग में आते हैं। तो आपने भी इनको लॉन्ग के हवाले से तैयार रखना है। इसीलिए लेक्चर में भी आपको मेन हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग्स मैंने बना के दी हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, सुनिएगा, तवज्जो से अच्छे से याद करना है। कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो फिर लाजमी पूछ लेनी है क्लास में। विश यू ऑल द गुड लक, एंड till the next lecture, take care, Allah Hafiz.